नमस्कार साथियों, जेफी फैक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ते हैं स्त्री प्रत्ययों के बारे में। और स्त्री प्रत्ययों में सबसे पहला प्रत्यय है गीप प्रत्यय। जो ये गीप प्रत्यय है, ये शब्दों से स्त्री वाचक शब्द बनाने के लिए इस गीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। गीप प्रत्यय जो होता है, इस गीप प्रत्यय के अंतिम पकार की और पूर्व के जो आपका गीप है, उसके इकार की क्या हो जाती है, संज्ञा हो जाती है। और गीप प्रत्यय में क्या शेष रहेगा, दीर्घ इकार शेष रहेगा। दीर्घ इकार शेष रहेगा। और गीप प्रत्यय जो होता है, वो किन किन नियमों से लगता है, किन किन सूत्रों से आपका लगता है, क्या क्या नियम है, और उनको हम सूत्रों के माध्यम से देखते हैं। तो पहला है अपना, हेडिंग डाल लीजिए, गीप प्रत्यय। गीप प्रत्यय में पहला सूत्र दिया है री नेभ्यो गीप। री नेभ्यो गीप। री नेभ्यो गीप सूत्र ये कहता है कि गीप प्रत्यय का प्रयोग वहां पर किया जाएगा जहां पर ऋदंत यानी ऋकार अंत में हो और नकारांत शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय का प्रयोग होगा। किस प्रत्यय का प्रयोग होगा, गीप प्रत्यय का प्रयोग होगा। आपसे पूछा जा सकता है कि ऋनेभ्यो गीप, ऋनेभ्यो सूत्र से किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो ऋनेभ्यो ऋनेभ्यो सूत्र से गीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ऋनेभ्यो सूत्र से जो गीप प्रत्यय का प्रयोग होता है, वो किस किसके लिए होता है, स्त्रीत्व यानी स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए हम क्या करते हैं, गीप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। यानी ऋदंत और नकारांत। ऋनेभ्यो सूत्र क्या कहता है कि ऋदंत जिसके अंत में क्या हो, ऋदंत हो यानी ऋकार हो, जिसके अंत में ऋदंत हो यानी ऋकार हो, और जिन शब्दों के अंत में क्या हो, नकारांत नकार हो, तो वहां पर जो है कौन सा प्रत्यय लगेगा, गीप प्रत्यय लगेगा। कब लगेगा, स्त्रीत्व की विवक्षा में। स्त्रीत्व की विवक्षा में यानी स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए यदि आपका ऋकारांत और नकारांत शब्द हैं, तो वहां पर स्त्रीत्व की विवक्षा में स्त्री लिंग शब्द बनाने के लिए गीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और गीप प्रत्यय का क्या शेष रहता है, दीर्घ इकार शेष रहता है। क्योंकि गीप प्रत्यय के पा की क्या हो जाएगी, इस संज्ञा हो जाएगी, और आगे का जो आपका अंगा है, इसकी भी क्या हो जाती है, इस संज्ञा हो जाती है। तो शेष क्या बचता है, शेष जो होता है वो दीर्घ इकार बचता है। दीर्घ इकार बचता है। उदाहरण में देखते हैं, आपका ऋनेभ्यो गीप सूत्र के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि कर्तृ, कर्त है कर्तृ, और ये कर्तृ में जो अंतिम जो पद है, अंतिम शब्द कौन सा है, ऋदंत है। कर्तृ में अंतिम शब्द कौन सा है, ऋदंत्र है। यदि ऋदंत्र है तो हम यहाँ पर जो है किस सूत्र से आपको स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे, इस कर्तृ कर्तृ का, कर्तृ शब्द का जो स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिस हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, वो है ऋनेभ्यो गीप। ऋनेभ्यो गीप सूत्र से, क्योंकि इस कर्तृ शब्द में क्या आ रहा है, अंत में ऋदंत आ रहा है। तो कर्तृ प्लस गीप, आप क्या करते हैं, कर्तृ प्लस गीप। तो कर्तृ से हम स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे। ये कर्तृ जो है इस समय पुल्लिंग का है, और इस कर्तृ शब्द को यदि हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, ऋनेभ्यो गीप। तो ऋनेभ्यो गीप सूत्र से हम यहाँ पर गीप प्रत्यय पहले लगाते हैं। अब क्या करते हैं, हम इस गीप प्रत्यय के पकार की और पूर्व के जो आपका अकार है, अंगा है, इस अंगा की क्या करते हैं, इस संज्ञा करते हैं पकार की अलंतम सूत्र से। और जो पूर्व का जो अंगा है, इसकी लशक तद्दते सूत्र से क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाएगी। फिर क्या शेष बचेगा, दीर्घ ई शेष बचेगा।
तो आगे लिख दिया है कर्तृ प्लस ई। आगे क्या है, कर्तृ प्लस ई। अब इन दोनों की क्या करेंगे, संधि कर देंगे। लेंगे जो यहाँ पर संधि हो रही है वो कौन सी संधि हो रही है, यण संधि हो रही है। कौन सी संधि हो रही है, यण संधि। अब इन दोनों की संधि कर देंगे तो यण संधि करेंगे तो क्या रूप बनेगा, कर्तरी। क्या बनेगा, कर्तरी। इसी तरह से ऋणेभ्यो गीप सूत्र ये कहता है कि जिन शब्दों के अंत में ऋदंत है और जिन शब्दों के अंत में यदि नकारांत है, ऐसे शब्दों में यदि हम स्त्रीत्व की विवक्षा में यानी स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं तो वहां पर गीप प्रत्यय लगाते हैं। तो अगला जो है नकारांत शब्द ले रहे हैं। नकारांत शब्द का उदाहरण है जैसे कि राजन। राजन में क्या करेंगे, हम गीप प्रत्यय लगाएंगे। गीप प्रत्यय का क्या शेष रहेगा, दीर्घ इकार आदेश, दीर्घ इकार शेष रहेगा। आगे लिखेंगे राजन प्लस इकाई, क्योंकि गीप प्रत्यय की पाकी इस संज्ञा हो जाएगी और जो पूर्व का जो ये अंगा है इसकी इस संज्ञा हो जाएगी। क्या शेष बचेगा, ई शेष बचेगा। तो राजन प्लस ई बराबर, जब इन दोनों की संधि करेंगे तो क्या रूप बनेगा, राज्ञी बनेगा। क्या बनेगा, राज्ञी। आपसे पूछा जा सकता है कि राज्ञी में बताइए कौन सा प्रत्यय है। तो राज्ञी में कौन सा प्रत्यय है, आपका गीप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, गीप प्रत्यय है। इसी तरह से धात्र है, तो धातृ, धात्र में बताइए गीप प्रत्यय लगाइए और गीप प्रत्यय का क्या शेष रहेगा, इकार शेष रहेगा। तो क्या रूप बनेगा, धात्र का। स्त्रीलिंग में धात्री, धात्र का स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, धात्री। इसी तरह से योगिन का, योगिन शब्द है, उदाहरण दिया है मैंने। उदाहरणों के लिए ये दो आपके यहाँ पर लगा करके बता दिए हैं। अब आपको इनको क्या करना है, इन शब्दों में आपको गीप प्रत्यय लगाना है। जैसे योगिन, योगिन में बताइए गीप प्रत्यय लगाइए। तो योगिन शब्द है तो योगिन का क्या होगा, योगनी होगा। नेत्र शब्द में गीप प्रत्यय लगाइए। नेत्र शब्द में गीप प्रत्यय लगाने पर क्या होगा, नेत्री होता है। दातृ शब्द है, दातृ शब्द में गीप प्रत्यय लगाने पर क्या होगा, दात्री होगा। ऐसे ही ज्ञानिन, ज्ञानिन शब्द है, ज्ञानिन शब्द में आप जब गीप प्रत्यय लगाएंगे तो क्या होगा, ज्ञानिनी। ऐसे ही कामिन, कामिन में क्या होगा, गीप प्रत्यय लगाने पर क्या होगा, कामनी। आपको यह समझना है कि गीप प्रत्यय में सिर्फ क्या शेष रहता है, इकार शेष रहता है और उस इकार को क्या लगाना है, आगे के शब्द में लगा देना है। कब लगा देना है, स्त्रीत्व की विवक्षा में, यानी स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए। स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए जो है कीप प्रत्यय का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये जो पहला सूत्र है ऋणेभ्यो सूत्र, ये कहता है कि यदि जिन शब्दों के अंत में ऋदंत है और नकारांत है, जिन शब्दों के अंत में ऋदंत है और नकारांत है, वहां पर स्त्रीत्व की विवक्षा में यानी स्त्री लिंग शब्द बनाने के लिए जो है गीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। अगला सूत्र है गीप प्रत्यय में ही और क्या नियम है, उगतश्च। दूसरा सूत्र क्या है, उगतश्च। उगतश्च सूत्र क्या कहता है, उगतश्च सूत्र ये कहता है कि जिसमें उक, उक का मतलब उ री लरी, उक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, उ री लरी, यानी जिसमें उक यानी उ हो, री हो या लरी हो, ये क्या हो, इत संज्ञक हो। यानी इत संज्ञक हो यानी इत संज्ञक इन अक्षरों का जो है इत संज्ञक पहले ही हो चुका हो, है ना। वहां पर क्या होगा, वहां पर जब हम उन शब्दों को यदि स्त्रीत्व की विवक्षा में यानी स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं तो वहां पर कौन सा प्रत्यय होगा, गीप प्रत्यय होगा। अब हम ये देखते हैं कि उकार की इस संज्ञा होती है या ऋकार की इस संज्ञा होती है और लृ की इस संज्ञा हो, इत संज्ञक हो, वहां पर क्या होगा, गीप प्रत्यय होता है। किस सूत्र से होगा, उगतश्च सूत्र से। तो उगतश्च सूत्र क्या कहता है, उगतश्च सूत्र ये कहता है कि जिसमें उक यानी उक उ री लृ ये इत संज्ञक हो, ये पहले ही चाहे इत संज्ञक हो गए हों
या इत्संज्ञक वर्ण हो। ऐसी स्थिति में यदि हम उस शब्द की क्या करते हैं, स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, तो वहां पर गीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण में देखते हैं, उदाहरण में है भा। भा धातु है प्लस यहाँ पर कितवतु प्रत्यय लगाते हैं। मान के चलिए यहाँ भा धातु है और इसमें क्या करते हैं हम, कवतु प्रत्यय लगाते हैं। तो कवतु प्रत्यय में जो कवतु प्रत्यय है, इसके ता का क्या है, ऊ आ रहा है। क्या आ रहा है, ऊ। तो यहाँ पर उक उक दिया है। ये सूत्र कहता है उगतस्य, यानी ऊ री लय इत्संज्ञक होने पर ये पहले ही क्या है, इत्संज्ञक हो गए हैं। अब हम जब भा धातु है और यहाँ पर कवतु प्रत्यय है, तो यहाँ पर कवतु का अंतिम उकार है और ये सूत्र क्या कहता है कि ऊ जो है इत्संज्ञक है। इस ऊ की क्या हो जाती है, इत्संज्ञा हो जाती है, इसका लोप हो जाता है। और जब लोप होकर के इस का भी लोप हो जाता है, तो यहाँ पर क्या शेष बचेगा, कवतु का वत शेष बचेगा। क्या शेष बचेगा, वत शेष बचेगा। तो जब वत शेष बचा है ना, ये किस प्रत्यय का है, कवतु प्रत्यय का है। कवतु प्रत्यय में जो अंतिम इत्संज्ञक वर्ण है वो कैसा है, उकार है। कैसा है, उकार है। तो यहाँ पर ये कहता है, उगतस्य सूत्र कहता है कि जिन शब्दों में या जिन वर्णों में उकार, ऋकार और लृकार की क्या हो गई हो, इत संज्ञा हो गई हो। किसकी इत संज्ञा हो गई हो, वहां पर स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए या स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर भा प्लस कवतु, तो कवतु में जो उकार की क्या हो गई है, इस संज्ञा हो गई है। और आगे जो का है, इसकी भी इस संज्ञा हो गई है। तो क्या शेष बचा, वत शेष बचा। तो भा प्लस वत, भा प्लस वत, तो क्या शब्द बनेगा, भवत। क्या बनेगा, भवत, ये शब्द बना। अब वो भवत शब्द में हम क्या करेंगे, इस भवत शब्द को क्या करेंगे, इसका हम स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए अब यहाँ पर हम गीप प्रत्यय लगाएंगे। क्या प्रत्यय लगाएंगे, गीप प्रत्यय। और गीप प्रत्यय का क्या शेष रहेगा, दीर्घ इकार शेष रहेगा। बाकी संज्ञा हो जाती है हलंत्यम सूत्र से, और इसकी लसक तद्धित सूत्र से इसकी आगे की अंगागी इस संज्ञा हो जाएगी। और क्या शेष बचेगा, दीर्घ इकार शेष बचेगा। तो भवत प्लस गीप, गीप का ई शेष रहेगा, तो भवत प्लस ई, तो क्या रूप बनेगा, भवती। और इस भवती का अर्थ क्या होता है, आप। क्या होता है, आप। तो ये था उगतस्य। तो उगतस्य सूत्र ये कहता है कि जिन शब्दों में या जिन पदों में उक, उक का मतलब उकार, ऋकार और लिकार की यदि इत संज्ञा हो गई हो, है ना। तो जैसे भवत शब्द है, और ये भवत शब्द कैसे बना है आपका, इसमें भा धातु में आपका क्या किया है, कवतु प्रत्यय लगाया है। क्या लगाया है, कवतु प्रत्यय लगाया है, इसलिए ये भवत शब्द बना है। और भवत शब्द बनने से पूर्व ही इसमें क्या है कि जो कवतु का जो उकार है, इसकी क्या हो गई थी, इत संज्ञा हो गई थी। तो इसलिए यहाँ पर गीप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। किस सूत्र से, उगितस्य सूत्र से यहाँ पर गीप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला उदाहरण है, जैसे गुण। गुण है, तो गुण शब्द है और इसमें मतुप प्रत्यय लगाएंगे। अब मतुप प्रत्यय का क्या है, यहाँ पर मतुप में, मतुप प्रत्यय में क्या है कि जो ता में उकार है, इसकी क्या क्या हो रही है, यहाँ पर इस संज्ञा हो रही है। जब गुण प्लस मतुप प्रत्यय को हम शब्द निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर जो उकार है, इसकी क्या हो गई है, इत संज्ञा हो गई है। और इत संज्ञा होकर के यहाँ पर क्या शेष बचेगा, मतुप प्रत्यय का मत शेष बचेगा। और गुण प्लस मत शेष बचेगा, तो क्या रूप बनेगा, गुणवत। क्या बनेगा, गुणवत। गुणवत में हम अब क्या करेंगे, आपका गीप प्रत्यय लगाएंगे स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए। तो क्या शब्द बनेगा, गुणवती। क्या बनेगा, गुणवती। तो ये थे हमारे गीप प्रत्यय। तो गीप प्रत्यय में दोनों सूत्र आपको समझ में आ गए होंगे। पहला सूत्र था ऋनेभ्यो गीप, और दूसरा सूत्र था उगतश्च। और अगला सूत्र है इसमें वयसि प्रथमे वा वयस्य चरम इति वाच्यम। ये क्या कहता है कि वयसी प्रथमे, वयसी प्रथमे यानी प्रथम अवस्था में, यानी जो आयु की जो चार अवस्थाएं हैं, उनमें प्रथम दो अवस्थाओं में
अंतिम शेष अवस्था को छोड़ करके, यानी जो वृद्धावस्था है उस वृद्धावस्था को छोड़ करके वयसी प्रथमे यानी प्रथम अवस्था में अथवा वयस चरम अथवा वयस चरम इति वाच्यम। ये क्या कहता है, ये सूत्र कहता है कि आयु के वाचक शब्दों में, आप यहाँ पर सीधा सीधा समझिए कि आयु के वाचक शब्दों में क्या होता है, वहां पर आयु के जो वाचक शब्द हैं उनमें स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, गीप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो वयसी प्रथमे व वयस्चरम इति वाच्यम, आपसे पूछे कि वयसी प्रथमे व वयस्चरम इति वाच्यम सूत्र से बताइए कौन सा प्रत्यय लगेगा। तो कौन सा प्रत्यय लगेगा, गीप प्रत्यय लगेगा। तो वयसी प्रथमे व वयस्चरम सूत्र से कौन सा प्रत्यय लगेगा, गीप प्रत्यय लगेगा। ये सूत्र कहता है कि आयु के वाचक शब्दों में, आयु के वाचक शब्दों में आप स्त्रीत्व की विवक्षा में यानी स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, गीप प्रत्यय लगाएंगे। उदाहरण में है जैसे कि कुमार। कुमार क्या है, कुमार जो होता है वो एक आयु को, निश्चित आयु को दर्शा रहा है। तो ये आयुवाचक शब्द है कुमार। कुमार क्या है, आयुवाचक शब्द है। वैसे कुमार नाम भी है, तो आयु यहाँ पर दर्शाई गई है, तो आयुवाचक शब्द है कुमार। तो कुमार में क्या करेंगे, हम गीप प्रत्यय लगाएंगे। गीप प्रत्यय का दीर्घ इकार शेष रहेगा, तो कुमार शब्द से क्या बना, कुमारी। क्या बना, कुमारी। ऐसे ही चरंट, चरंट शब्द भी क्या है, आयुवाचक शब्द है। इस चरंट में भी हम क्या कर सकते हैं, गीप प्रत्यय लगा सकते हैं स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए। तो स्त्रीत्व की विवक्षा में यानी चिरंट को क्या हो जाएगा, फिर चरंटी। क्या हो जाएगा, चरंटी। ऐसे ही वधूट है, तो वधूट भी क्या है, आयुवाचक शब्द है, और वधूट में भी हम गीप प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, वधूटी। तो ये जो है आपके गीप प्रत्यय के कुछ नियम हैं जिनको सूत्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। पहला सूत्र था ऋणेभ्यो गीप। ऋणेभ्यो गीप सूत्र क्या कहता है, ये ऋणेभ्यो गीप सूत्र कहता है कि जिन शब्दों के अंत में आपका ऋकार हो और नकार हो, ऐसे शब्दों में स्त्रीत्व की विवक्षा में वहां पर गीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। उगतस्य सूत्र क्या कहेगा कि ऐसे शब्द जिनमें उक यानी उक जो हो, इत संज्ञक वर्ण हो गए हों, वहां पर यदि स्त्रीत्व की विवक्षा में यानी स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, गीप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो उगतस्य सूत्र से भी हम क्या करते हैं, गीप प्रत्यय लगाते हैं। अगला है वयसी प्रथमे। और वयसी प्रथमे क्या कहता है कि आयुवाचक शब्दों में क्या करते हैं, आयुवाचक शब्दों में हम स्त्रीत्व की विवक्षा में यानी स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, गीप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। आपसे क्वेश्चन में यहाँ से अंदर से यदि बहुत ही गहराई से पूछेगा तो पूछ सकता है कि गीप प्रत्यय से संबंधित सूत्र कौन कौन से हैं। गीप प्रत्यय से संबंधित सूत्र जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला सूत्र है ऋणेभ्यो गीप, ये आपको याद रखना है। उगतस्य, उगतस्य भी सूत्र है। और क्या है, वयसी प्रथमे व वयस्चरम इति वाच्यम। तो गीप प्रत्यय से संबंधित ये आपके यहाँ पर नियम है। आगे गीप प्रत्यय में और कुछ सूत्र हैं और जो उनको भी देख लेते हैं। चौथा सूत्र है आपका द्विगु। द्विगु सूत्र ये कहता है कि डेंगू समास में, है ना, डेंगू समास में यदि अदंत शब्द में डेंगू समास होना चाहिए और अंत में कैसा होना चाहिए, अदंत शब्द में। डेंगू समास में अदंत शब्द में स्त्रीत्व की विवक्षा में यानी स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए जो होता है वो हम गीप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। द्विगो सूत्र से क्या कहता है कि द्विगो सूत्र यह कहता है
कि द्विगु समास में भी गीप प्रत्यय हो जाता है, लेकिन कैसे द्विगु समास में? ऐसे द्विगु समास में जो अदंत हों। कैसे हों? अदंत हों, यानी जिनके अंत में क्या हो? अदंत हो, यानी ह्रस्व आकार हो। तो वहां पर भी क्या हो जाता है? आपका जो है गीप प्रत्यय लग सकता है, और स्त्रीत्व की विवक्षा में। तो स्त्रीत्व की विवक्षा में यानी स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए जो द्विगु समास जो शब्द होते हैं, उनमें भी क्या होता है कि गीप प्रत्यय लग जाता है। किस सूत्र से? द्विगु सूत्र से। जैसे उदाहरण दिया है त्रिलोक, तो त्रिलोक में बताइए कौन सा समास है? द्विगु समास है। और त्रिलोक में जो द्विगु समासिक पद है, इस द्विगु समासिक पद में अंत में कैसा शब्द है? अदंत शब्द है, यानी इस का में क्या है? आकार है, तो अदंत शब्द है। तो अदंत शब्दों के साथ में यदि हमको स्त्रीलिंग शब्द बनाना है, यानी स्त्रीत्व की विवक्षा में स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए द्विगु सूत्र से कौन सा प्रत्यय लगेगा? गीप प्रत्यय लगेगा। कौन सा लगेगा? गीप प्रत्यय लगेगा। तो त्रिलोक है और प्लस गीप है। अब इस त्रिलोक प्लस गीप, इसमें हम जो गीप का क्या शेष रहेगा? दीर्घ इकार आदेश शेष रहेगा, तो आगे लिखेंगे त्रिलोक प्लस का। त्रिलोक प्लस का और ये ई, तो क्या रूप बनेगा? त्रिलोकी। क्या रूप बनेगा? त्रिलोकी बनेगा। ऐसे ही पंचवटी है, पंचवट है, तो पंचवट में ये कौन सा समास है? पंचवट जो है ये द्विगु समास है। और कैसा समास है? अदंत शब्द। अदंत शब्द वाला क्या है? द्विगु समास है। तो यहाँ पर भी स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए या स्त्रीत्व की विवक्षा में हम जो है गीप प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। तो कौन सा क्या शब्द बनेगा? पंचवट का पंचवटी। ऐसे ही अष्टाध्याय, अष्टाध्याय में गीप प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? अष्टाध्यायी। क्या बनेगा? अष्टाध्यायी। ऐसे ही त्रिपाद है, त्रिपाद द्विगु समास है, तो द्विगु समासिक पद है, और इस त्रिपाद द्विगु समासिक पद में यदि हमको स्त्रीलिंग शब्द बनाना है तो गीप प्रत्यय लगाएंगे। तो त्रिपाद में गीप प्रत्यय लगाने पर क्या शब्द बनेगा? त्रिपादी। क्या बनेगा? त्रिपादी। ऐसे ही पंचफूल है, तो पंचफूल में हम जब गीप प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? पंचफूली। ऐसे ही पंचपद है, तो पंचपद में क्या बनेगा? गीप प्रत्यय लगाने पर पंचपदी। तो इस तरह से जो ये द्विगु समास, द्विगु सूत्र कहता है, द्विगु सूत्र यह कहता है कि द्विगु समास में, ऐसे द्विगु समास में जिसके पद जो हैं कैसे हैं? अदंत हैं, वहां पर स्त्रीत्व की विवक्षा में हम गीप प्रत्यय लगाते हैं। क्या लगाते हैं? गीप प्रत्यय लगाते हैं। अगला पांचवा नियम है, पांचवा सूत्र है यश, यश्च। क्या है? यश्च। यश्च सूत्र क्या कहता है कि यश्च सूत्र यह कहता है कि यह प्रत्ययान्त प्रातिपदिक शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय होता है। तो यश्च सूत्र क्या कहता है कि जिन शब्दों में यदि हमने यह प्रत्यय लगा दिया है, जिन शब्दों में यदि हमने यह प्रत्यय लगा दिया है, और जो शब्द यह प्रत्यय से निर्मित हुए हैं, वहां पर हम स्त्रीत्व की विवक्षा में, यानी हम ऐसे शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द बना रहे हैं जिनमें यह प्रत्यय लगा हुआ है, तो वहां पर जो प्रत्यय लगेगा स्त्रीलिंग बनाने के लिए वो कौन सा लगेगा? वह गीप प्रत्यय लगेगा। गीप प्रत्यय लगेगा। किस सूत्र से? यश्च सूत्र से। तो यश्च सूत्र यह कहता है कि जिन शब्दों में यदि यह प्रत्यय लगा हुआ है और उन शब्दों को या उन प्रातिपदिक शब्दों को यदि हम क्या करते हैं? स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, तो वहां पर जो प्रत्यय लगेगा वो कौन सा लगेगा? गीप प्रत्यय लगेगा। उदाहरण यहाँ पर दिया है, जैसे कि गर्ग प्लस यह, गर्ग प्लस यह में हम
यह प्रत्यय लगाएंगे तो गर्ग शब्द है और यह प्रत्यय है, इसका जब हम प्रत्ययों को लगाएंगे तो क्या होगा, जो यह का जो अंतिम यकार है इसकी क्या हो जाती है, इस संज्ञा होकर के इसका लोप हो जाता है, या शेष बचेगा। तो गार्ग गर्ग प्लस या, इसका जब रूप बनाएंगे, संधि करेंगे दोनों की, तो क्या बनेगा, गार्गी, क्या बनेगा, गार्गी पद बनेगा। तो गर्ग प्लस ये प्रत्यय लगाया तो क्या शब्द बना, गार्गे शब्द बना। अब इसमें गार्गे शब्द जो बना है ये जो है प्रातिपदिक शब्द है, ये प्रातिपदिक शब्द है, मूल शब्द बना है गार्गे। अब ये जो गार्गे शब्द है ये किस प्रत्यय से बना है, ये प्रत्यय से बना है यह प्रत्यय से। और यह प्रत्यय के लिए कौन सा सूत्र है, यश्च सूत्र यह कहता है कि जिन शब्दों में यह प्रत्यय लगा हो, जिन शब्दों में यह प्रत्यय लगा हो, अभी यदि हम ऐसे शब्दों को हम क्या करते हैं, स्त्रीलिंग बनाते हैं, ऐसे शब्दों को यदि हम स्त्रीलिंग बनाते हैं जिन शब्दों में क्या लगा हो, यह प्रत्यय लगा हो या यह प्रत्ययों से निर्मित हो, तो वहां पर जो है गीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा स्त्री स्त्रीत्व की विवक्षा में, यानी स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए। तो गार्गे में यह प्रत्यय लगा है। अब हम इसको यदि स्त्रीलिंग बनाना चाहें तो कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, गीप प्रत्यय लगाएंगे, और गीप प्रत्यय का दीर्घ इकार शेष रहेगा। तो गीप प्रत्यय लगाने पर हम क्या शेष, यहाँ पर क्या रूप बनेगा, गार्गी, स्त्रीलिंग का क्या बनेगा, गार्गी बनेगा। तो गार्गे, गार्गे का क्या बनेगा, गार्गी। तो इस तरह से ये आपके गीप प्रत्यय हैं, और गीप प्रत्ययों में जो सूत्र हैं ये महत्वपूर्ण सूत्र हैं। इन सूत्रों से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।